आज के गुफ्तगू के इस एपिसोड में हमारे ख़ास मेहमान हैं फॉरबिसगंज के मांगल मिश्र मार्तंड जी। चाचा, आप भी एक शिक्षक रहे हैं कि शिक्षक होने के नाते फिर आपने लेखनी में कब से कदम रखा और कहाँ से प्रेरणा मिली? शिक्षक तो मैं बाद में बना। लेखनी की प्रेरणा मैं जब उच्च विद्यालय का छात्र था, लालजी हाई स्कूल रानीगंज का, मेरे साहित्यिक गुरु अमोघ नारायण झा अमोघ हुआ करते थे, जो भोला पंडित परनई जी के भी गुरु, वो भी लालजी हाई स्कूल के ही छात्र रहे हैं। ये मुझसे पूर्व छात्र हैं, मैं इनके बाद का छात्र हूँ। स्थल वही है, साहित्य की उर्वरा भूमि वही हम लोगों की रही है। अमोघ जी जो हमारे गुरुदेव थे, एक बहुत अच्छे वक्ता और छायावादी काल के सशक्त कवि। उस विद्यालय का एक वातावरण था, विभिन्न समय पर डिबेटिंग होता था, छात्र भी भाग लेते थे, शिक्षक भी भाग लेते थे और अमोघ बाबू उसके प्रेरणा स्रोत हुआ करते थे। चाहे कोई मंत्री आवे, बड़े अधिकारी हो, तो कुछ कहने से पहले बोल दिया जाता था संचालक के द्वारा कि अमोघ बाबू आपको आधा घंटा समय दिया जाता है या पौने घंटा समय है, वरना अमोघ जी मतलब जिसका अंत नहीं हो। उससे तो अमोघ मतलब अचूक होता है, लेकिन वक्तव्य देने के समय भी अंत नहीं। जैसे हमारे द्विज जी 2 पौने 3 घंटे का रिकॉर्ड एक सभा में बोलते हुए करते थे, तो ऐसे मेरे साहित्य गुरु हुए भी थे। स्नेह मिलता रहा। उन्हीं की प्रेरणा से हमने भी वर्ग 8 में जब मैंने नामांकन किया तो मेरी कविता वहीं से प्रारंभ हो गई। वहीं से गुरु के रूप में शुद्ध वगैरह होना शुरू हो गया। फिर तो मैं जब नौकरी में आया तो कुछ लिख कर जब नोट्स बुक्स में रखता तो वो छात्रावास में रहते थे, वहाँ पहुँचकर उनसे करेक्शन का काम कराते। वो बड़ा भारी लगता था। बहुत कम समय, मस्त मौला, कई अवसरों पर जाने के बाद पूरा तो नहीं हो सका, कुछ पन्ने वो दुरुस्त कर सके, लेकिन दुरुस्त हुआ, ज्ञान मिला उनका। तो यही कविता का स्रोत है, वहाँ से प्रेरणा स्रोत वही है। जो कुछ साहित्यिक समृद्धि जो कुछ प्राप्त हुई उन्हीं के दया से। और वो जब कभी हम नौकरी में भी आए, 1974 से मेरा नौकरी प्रारंभ हुआ। कॉलेज से आने के बाद हमने बैठे क्या करता घर में, तो बनमन की एक कन्वेंट में चला गया 10 महीने के लिए। वहाँ से सीधे नौकरी की चिट्ठी मिली और मैं सोनापुर मिडिल स्कूल में पहले विज्ञान शिक्षक के रूप में आया। फिर मैं हेडमास्टर के रूप में भरगमा मिडिल स्कूल गया, जहाँ मेरा आवासीय विद्यालय हुआ, जहाँ 16 जिला के छात्र पढ़ते थे। जैसे हमारे यहाँ मोहसिन साहब छात्रावास चला रहे थे, उस दृष्टिकोण से भी बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत दूर के लोग मेरे यहाँ। सर, आप लोगों ने लालजी स्कूल का नाम लिया और उस वक्त सरकारी स्कूल ही हुआ करते थे प्रायः, और शिक्षा का जो स्तर था वो ऐसा लग रहा है हम लोगों को कि अभी से बहुत ही ऊंचा स्तर था, बहुत ही अच्छा स्तर था, बहुत ही अच्छा। शिक्षकों के अंदर भी वो गुण दिखते थे। अभी का जो शिक्षा पद्धति है और या जो शिक्षक हैं, जो स्कूल की स्थिति है, उस पर क्या आपका उस समय में हमारे शिक्षक हमारे आदर्श हुआ करते थे। गुरु होते थे। भीतर के दिल और दिमाग से हम उसके प्रति समर्पित होते थे, इसलिए कि उसमें क्वालिटीज़ होती थी, उसमें गुण होते थे। चाहे वो विज्ञान का शिक्षक हो, चाहे साहित्य का शिक्षक हो, या प्रधान की कुर्सी पर हमारे प्रधानाध्यापक, वो बच्चों के लिए समर्पित रहते थे। ये भाव था उनमें, और बच्चे भी उनको हृदय से मानते थे। वो भी बच्चे के लिए स्नेह देते थे। अभी समर्पण का भाव क्यों कम हो गया? अभी तो कुछ रह ही नहीं गया है। एजुकेशन में, शिक्षा में अराजकता आ गई है। कारण कि इसके पहले तो कुछ बहाली हुई, जो एक कमीशन के द्वारा हुआ, या कुछ जाने पहचाने अच्छे लोगों की बहाली हुई। इसमें हम लालू जी को भी दाद देंगे कि 24 या 25 हज़ार की बहाली उन्होंने कमीशन के द्वारा किया। कुछ बीमारियां रही, लेकिन अधिकांशतः 80-90% अच्छे शिक्षक आए। लेकिन दुर्भाग्य विभाग का, उन्हें शिक्षक न रहने दिया गया, उन्हें किरानी बना के विभिन्न कार्यालयों में यहाँ भी शिक्षा गया।
फिर अब की जो बहाली है, कई कई योजनाओं से 5,000, 10,000, 15,000 आंदोलन हो रहे हैं, उसमें तो कोई क्वालिटी नहीं है। सर्टिफिकेट का नंबर देखा गया, इतने नंबर हैं, अधिकतम किसको है, बहाली हुई। भ्रष्टाचार का जमाना था, मुखिया से लेके सारे विधाओं ने लूटा और जिसको तिसको आप लोगों के वक्त शिक्षक में बना दिया। स्कूल में बिल्डिंग्स नहीं होती थी, लेकिन ये कि शिक्षा, हाँ, हम लोग जी, बिल्कुल, हम है, लोग शांति निकेतन की तरह नीचे में भी बैठ के पढ़ लेते थे, आनंद आता था। बिल्डिंग तो बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बने, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता समाप्त हो गई। न तो शिक्षक में पढ़ाने की स्थिति रह गई है, क्योंकि शिक्षक की बहाली उस तरीके से, वैसे शिक्षक आए नहीं चुन के, कुछ आए भी 5%, तो जहाँ 95 उस तरह उस स्वरूप में संसर्ग में वो भी खत्म हो गए हैं। ऐसी बात नहीं, 5% है उसमें भी अच्छे लोग, नहीं 95 के साथ वो भी उसी रूम में रम गए हैं। और फिर सरकार, प्रशासन, शिक्षा के 4 स्तंभ हैं। शिक्षक हो, शिक्षार्थी हो, उसके बाद एक उनका एक ताना बाना बुनने वाला एक समाज हो, और एक प्रशासनिक तंत्र हो। ये चारों का जब कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय होता है, तो शिक्षा का तंत्र चलता है। यहाँ चारों स्तंभ ध्वस्त हैं, पूरी अराजकता है। साहित्य में आपने अब तक क्या क्या लिखा है हिंदी साहित्य में, कहानियाँ या उपन्यास? जब तक मैं नौकरी में था जी, छिटपुट कविताएं लिखते रहा, कभी गज़ल लिखा, जो समय मिल कभी गया कहानी भी लिखा, लेकिन बहुत कम समय दे चुका, चूँकि जब मैं शिक्षक था तो विद्यालय आप मेरे लिए समर्पित थे एक तरह से। जब मेरे लिए विद्यालय मेरा मंदिर था, मैं उसका पुजारी था, मुझे और कुछ नहीं। मैं जब जिस काम में रहा, मैं पूरी तरह समर्पित रहा, मुझे दूसरा कुछ। इस संदर्भ में संबंधिया के लिए मैं अपने कई बार कहा, मैं भागता रहा, चूँकि मेरे पास वक्त नहीं था, जिम्मेदारी थी, मैंने उसका निर्वहन किया। और एक शिक्षक के रूप में, एक प्रशासनिक के तौर पर जो मुझे पद मिला, उस रूप में भी मैं अपने कमिश्नरी में एक चर्चित शिक्षक और चर्चित प्रधानाध्यापक और DDO के रूप में हमने रहा, और हमने इसको निर्वाह किया। फिर जब मुझे सेवानिवृत्ति मिली, ये मुझे 31 जुलाई 2011 को हम सेवा से निवृत्त हुए, तो फिर हम पूरी तरह साहित्य की दुनिया में उतर गए। मैंने अपने पुराने कामों, तब तक हमारे फारबिसगंज में कुछ कार्यक्रम चलते थे, इंद्रधनुष साहित्य परिषद के बैनर तले, मैं वहाँ जाने लगा, और धीरे धीरे उन लोगों ने जोड़ किया और मैं लिखने लगा। कई किताबें मेरी आई। तो सबसे पहले तो मैंने एक काव्य पुस्तक को लिखा, जो लगभग 1912 में है, और वो है मेरी पहली किताब अग्निशिखा, जो 2012 में मेरी प्रकाशित है, विशुद्ध काव्य है। इसके बाद फिर मेरी काव्य गज़ल की किताबें निकली, एक है, और इधर भी हाल में अंतिम एक काव्य गीत संग्रह है, सांस सांस पर पहरा है। उसके पहले कोहरे में कसमसाता सूरज करके एक काव्य संग्रह है, जिसमें गज़ल भी समाहित है, और एक कहानी संग्रह भी है मेरे, और एक गज़ल संग्रह जो आपके साथ है, दुर्बादल के जख्म। ये मैंने हिंदी बहर में लिखा है, और अभी ये गज़ल पर बैठा हूँ जो बजाते उर्दू बहर में है, वो चल रहा है। कहानी संग्रह का नाम मेरा है कासो कहो दुख बाहु राम। तो इस संदर्भ में ये सारी कविता, और फिर संपादन से जुड़ने के बाद वक्त का अभाव रहता है। बहुत सारे संवदिया का संपादक या संवदिया की जो जिम्मेदारी है, वो भोला पंडित प्रणय जी ने आपके ही कंधों पर रखी। जी जी बिल्कुल। पहले तो मैं कैसा महसूस कर रहे हैं इस जिम्मेदारी को? मुझे लगता है कि ज़िंदगी भर जो मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहा ईमानदारी पूर्वक, एक बार फिर से प्रणय जी ने उससे अधिक भार मेरे कंधे पर डाल दिया है। लेकिन मैं तो भागने वाला नहीं, ईमानदारी पूर्वक सर क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं थोड़ा सा, क्योंकि जो पत्रिका है वो निकालना आज के वक्त में बहुत कठिन काम हो गया है। पत्रिका कठिनाइयों का ही एक पुंज कहिए उसको, कोई कठिनाई एक आध नहीं होती, कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ होती हैं। अक्सर बहुत सारी पत्रिकाएं निकलती हैं, 2-4 साल में वो दम तोड़ देती है। अभी कोरोना के काल में बहुत सारी पत्रिकाएं, अच्छी सी पत्रिकाएं, पैसे वाली पत्रिका, वो बंद हो गए, दम तोड़ दिया। मैंने कोरोना काल में भी अपने पत्रिका को बंद होने नहीं दिया, और लॉकडाउन के 1 महीना मेरा पत्रिका स्थगित जरूर रहा। लॉकडाउन ख़त्म होते ही मेरी पत्रिका ग्राहकों तक पहुंचने लगी, सदस्यों तक पहुंचने लगी, और फिर अनवरत मेरी पत्रिका चल रही है। पत्रिका का ऐसा धंधा है जो पहले तो पैसा का इंतजाम कीजिएगा, आपकी तो कोई पूंजीपति है नहीं, तो फिर अपने प्रेम से, सद्भाव व्यवहार से, विचार से, कंटैक्ट से ग्राहक सदस्य को बनाइए,
वो को जो पैसा आता है हम अकाउंट रखे उसमें पैसा गया, अगर 2 पैसा भी है तो वो संबदिया के नाम है, मुझे उनसे नहीं कुछ निकालना। तो पैसा आसानी से आ जाता है या उसके लिए भी बड़ी आसानी मेहनत से करनी तो होती है? पैसा कभी आता नहीं है, लेकिन प्यार प्रेम भाव है, कुछ संपर्क है, बहुत सारे मित्र हैं साहित्यकार से लेके, वो भी बहुत सारे साहित्यकार भी अपने मन से मुझे अपने अकाउंट में भेजते हैं, हम लोग भी भेज देते हैं। और कुछ ऐसे मेरे छात्र भी बहुत जगह बड़े पदाधिकारी हैं, थोड़ा सा संकेत दिया तो आता है, जैसे तैसे गाड़ी मेरी चल रही। अभी तक मुझे कठिनाई का सामना तो आपके बाद क्या होगा सर? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या है। मैं अपना वारिस खोज रहा हूँ। क्योंकि भोला चाह ने तो बोला, प्रणय जी को तो पंडित मैं चाह ने मिल तो गया, अपना एक वो वारिस खोज निश्चिंत लिया। हो गए, मैं खोज रहा हूँ, अभी तक सफल नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि सफलता मिलेगी। ऐसी बात नहीं है, मैंने तो कसम खाई है पत्रिका बंद होने दूंगा नहीं। आपकी जब तक आयु मैं क्या होगी जीवित सर? हूँ पत्रिका चलेगी, मेरे बाद भी पत्रिका चलेगी, मैंने ये वचन दिया। मैं खोज रहा हूँ और जहाँ राह है, जहाँ खोज है वहाँ राह मिलेगी। मैं आशावादी, पत्रिका में जिंदा रखूँगा। हम रहें, प्रणय जी रहे न रहे, संबदिया जीवित रहे, ये मेरा विश्वास है। इस राष्ट्र स्तर की और भी कोई पत्रिका है जो अभी निकल रही है? पत्रिकाएं तो बहुत, 500 से 700 हजारों की पत्रिकाएं, लघु पत्रिकाएं हैं। नहीं, अपने इस इलाके में, सीमांचल के अपने इलाके में या अररिया जिला में के अंदर? पूर्णिया से कुछ पत्रिकाएं निकल रही थी, वो बंद हो गया। अभी 4 महीने पहले एक स्पर्श पत्रिका निकली है, पहला अंक निकला पूर्णिया से। नहीं, कोई ऐसी पत्रिका जो 5 साल 6 साल से इसके अलावा है जो आपके निकलती यहाँ ही आ- अररिया से परमानेंट टाइम्स निकल रहा था, उसके बाद वो एक न्यूज़पेपर के रूप में आया है, लेकिन साहित्यिक नहीं है, उसमें कोई दम साहित्यिक नहीं है। और तो जो यहाँ राघव जी निकाल रहे थे, वो पत्रिका अच्छी पत्रिका थी, बहुत दिनों तक चली और शानदार चली। मैंने चाहा था हम लोगों ने उसी पत्रिका कंटिन्यू किया जाए, लेकिन लोग यहाँ नहीं कर सके। सुशील श्रीवास्तव जी यहाँ अच्छे लोग, वो चाहते थे इनको जिंदा रखते, लेकिन वो अपने प्रधान संपादक बनने के चक्कर में परमानेंट टाइम्स लेकर आए, जिनका कोई हस्र नहीं, जिनका कोई वजूद मेरे नज़र में नहीं है। इसलिए उसको मृतप्राय ही समझा जाए। पूर्णिया भी मृतप्राय। आपको मधेपुरा से भी कोई पत्रिका नहीं है, सहरसा से कोई पत्रिका नहीं है, कटिहार से कोई पत्रिका नहीं है। इन तमाम जिलों को मैं जानता हूँ जहाँ से कोई पत्रिकाएँ भी नहीं चल रही है। ऐसी स्थिति में पूरे कोसी अंचल में 7 जिला है, कोसी अंचल में, उसमें एकमात्र संबदिया है जो अपने 18वें साल के इस अंक में उपस्थित है, और ये आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हम समर्पित है, जो भी है वो समर्पित है, और ये बढ़ेगी। तो यही अब तो सीमांचल में चाहे हिंदी इतिहास, ये हिंदी साहित्य के इतिहास पर कुछ प्रकाश डालते हैं हिंदी नव, साहित्य, खासकर न्यू जनरेशन के लिए, कि वो हिंदी साहित्य का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। अपने इलाके का भी। अपने इलाके, हर इलाके में हम जिनको नहीं जानते हैं भूल गए हैं, क्योंकि वैदिक काल से साहित्य आते हुए भक्तिकालीन और वीर रस इत्यादि होते हुए सब हमारा हिंदी साहित्य है। उसके बाद जब आधुनिक समय में आते हैं तो भारतेंदु जी से मेरे साहित्य का प्रारंभ होता है 1900 ईस्वी से। फिर भारतेंदु जी के बाद महावीर प्रसाद जी आते हैं, जिसमें मैथिली सेनगुप्त जैसे महान कवि होते हैं। फिर छायावाद का कवि आता है, जिसमें निराला, महादेवी प्रसाद इत्यादि लोग आते हैं। उसके बाद उत्तर छायावाद के बाद दिनकर और सुधांशु जी हमारे पूर्णिया के लोग थे। दिनकर जी थे, द्विज जी थे पूर्णिया से। हमारे यहाँ भी उस समय में जहानपुर एक चर, जहाँ पुण्यानंद मिश्र थे, जो प्रथम बीए थे और पहला वो मैथिली का उपन्यास लिखने वाले साहित्यकार थे। क्या नाम और बताया? स्वतंत्रता, पुण्यानंद मिश्र के, वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे। हमारे यहाँ से द्विजदेनी जी, रामदेवी देनी द्विजदेनी जी द्विजदेनी बहुत जी तो पहले से फारबिसगंज फारबिसगंज में रह के सिमरबनी में रह गए। वहाँ बहुत बड़ा आंदोलन था। सिमरबनी से वो लाइब्रेरी निकाले, वहाँ से आकर के ये राष्ट्रीय फलक पर उन्होंने एक साथ गीत, नाटक, साहित्य इस क्षेत्र को बढ़ाया। गायक भी थे, आंसू कवि भी थे, नाटक भी लिखा, विपुल साहित्य का सर्जन उन्होंने किया। और कर्मभूमि, उन्होंने नेशनल विद्यालय का स्थापना फारबिसगंज, जो अभी टूट फूट गया, समाप्त हो गया धरोहर, उन्होंने यहाँ से क्रांति की चिंगारी पैदा की देश अंग्रेज़ों के विरुद्ध में। और एक सशक्त साहित्यकार वहाँ रहे, जिनकी चर्चा हम लोग करते हैं आज तक। द्विजदेनी अगर फारबिसगंज ना हो सका, फारबिसगंज का फारबिसगंज, वो परवेज साहब के नाम पर आज ही बना हुआ क्रांतियाँ चल रही हैं, जद्दोजहद चल रहा है। फिर हमारे यहाँ उसके बाद की पीढ़ी के कुछ लोग आए, जैसे रेणु जी को आपने सुना भी, रेणु जी आए। उसके बाद अनूपलाल मंडल
आपको कटिहार से आए, इस तरह के लोग हमारे बीच में। आपके पसंदीदा लेखक कौन है? रेणु अंचल का हूँ तो स्वाभाविक है, तो अंचल की बात करूँगा तो रेणु जी मेरे पसंदीदा होंगे। इसके अलावा भी हमारे कोसी क्षेत्र से एक डॉक्टर मधुकर गंगाधर हैं, जिनका अभी अभी 6 दिसंबर को दिल्ली में अवसान हुआ है और वो अपने गांव पूर्णिया के झालारी में उनका अंत्येष्टि हुआ। उनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध था। मुझे रेडियो स्टेशन में हम आपस में साक्षात्कार भी लिए हुए हैं और एक संस्मरण भी हम लिखने जा रहे हैं बहुत जल्दी, शोक सभा उनको भेज दिया है। वो एक बहुत विपुल रचनाकार थे, उनसे भी मैं प्रभावित, उनके साथ विविध रचनाओं का उन्होंने किया है। और अपने यहाँ तो हमारे यहाँ द्विजदेनी जो लिखे, उनकी एक छायावादी साहित्य था, लेकिन जो लिखा उस ज़माने में वो ज़माने से ऊपर लिखे, इसलिए प्रशंसनीय हो गई। हमारे यहाँ कमला प्रसाद बेखबर जी हुए, वो सब भी अपनी दुनिया पर व्यंग्य साहित्य लिखते रहे। आपके अररिया शहर से वो अभी जो वकील साहब हैं बसंत कुमार राय जी, ये भी अच्छे कथाकार हैं, इसमें दो मत नहीं है। अपने कुछ शिष्यों का नाम बताते? मेरे बहुत सारे शिष्य हैं चुनिंदा कुछ लोगों का नाम जो कि बड़े बड़े पदों पर दूर हैं, उनसे मेरा संपर्क है, वो पूछताछ हाल समाचार लेते रहते हैं। लेकिन साहित्य के रूप में थोड़ी सी अभिरुचि, मेरा एक शिष्य है जो अभी अररिया में एक डेंटिस्ट है। अच्छा, क्या नाम? वो आशीष कुमार करके है, डेंटिस्ट है, वो आज़ाद एकेडमी में, ये निकट में है, संपर्क बना रखता है। वैसे और कुछ शिष्य हैं, एक दिल्ली में अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र है, और बहुत सारे छात्र अपने अपने व्यवसाय में लगा हुआ। साहित्य से जुड़ने नई वाले पीढ़ी चचा बहुत कम आ पा रही है, उसके पीछे क्या रीज़न आप समझते हैं कि क्यों आखिर? नई पीढ़ी को छपने का रोग है, छपास रोग है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया पर तो अवसर कम मिलता है, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जो स्वतंत्र है, जो मन जितना है कर ले, कोई बात नहीं है। और वहीं वाहवाही वैसे ही मित्र उनको मिलता है, गंभीर साहित्यकार तो वहाँ मिलेंगे नहीं। और वे पढ़ते नहीं, पढ़ना नहीं चाहते, केवल लिखना जानते हैं। और ये मतलब सच बिना है, पढ़े लिखना चाहते हैं। हाँ, बिना पढ़े, पढ़ने का फुर्सत उसके पास, लिखने का में लगे रहते हैं। और जो पढ़ेगा नहीं वो लिख नहीं पाएगा, लिखने से पहले पढ़ना जरूरी। जितना जो अधिक पढ़ेगा वो उनके जीवन की पूंजी होगी, फिर वो कुछ उसमें से मंथन करेगा, जो देखेगा सुनेगा, जो भोग ही हुआ है वो लिख सकेगा। तो आजकल ये बात है। दूसरी बात, ये नए रचनाकार जो है, नई पीढ़ी है, सीखने की प्रवृत्ति नहीं है, वो इतने मस्त अपनी दुनिया में जो उसके लिए और कुछ है ही नहीं। वो अपने पीढ़ियों से कुछ सीखना नहीं चाहते, उनका मूल्यांकन नहीं करना चाहते। वो क्या लिखा पढ़ेंगे तब तो मूल्यांकन होगा, नहीं करते। तो चाहे एक गैप नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा है कि एक जनरेशन, 2 जनरेशन के बीच में गैप भी है, उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए? देखिए, ये हमारे क्षेत्र की बात है, ये कोसी अंचल की बात में हम देख रहे हैं गैप। इसका मतलब नहीं कि नई पीढ़ी नहीं लिख रहे हैं। नई पीढ़ी में भी बहुत सारे ऐसे लेखक हैं, लेखिकाएं हैं, चाहे वो दलित विमर्श करने वाले हों या आदिवासी विमर्श करने वाले हों, विश्व या नारी विमर्श की रचना करने वाले भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अच्छा लिख रहे हैं नई पीढ़ी भी। लेकिन हमारे कोसी अंचल में ये एक अभाव दिख रहा है, यहाँ लोग उस ओर नहीं जा रहे। अच्छी पीढ़ी है, लिखने वाले लिख रहे हैं, मुझे पसंद है, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, चर्चित नए लेखक हैं और पसंद किए जा रहे हैं। लेकिन पता नहीं इन लोगों के दिमाग में क्या, हमारे अंचल में क्यों सुना है, यही सब कुछ कारण है, वे नहीं पढ़ रहे हैं, वे प्रेरणा उनसे ग्रहण नहीं कर रहे। समय देने के लिए चाचा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सौभाग्य था कि आप अररिया में मौजूद थे, तो शुक्रिया। ये मेरा भी अच्छा अवसर मिला कि आप लोगों से मुखातिब हुआ, प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।